ये साल 1938 की बात है। समस्तीपुर का पितौजिया गांव शाम ढलने को थी। एक नौजवान लड़का शहर से मैट्रिक के नतीजे देखकर लौट रहा था। पिता गांव में हजाम थे। पढ़ने के बहुत मौके नहीं थे। बहुत जोड़ तोड़ के बाद पढ़ाई चल रही थी। मैट्रिक के नतीजे आए तो मेहनत का रंग साफ दिखने लगा। लड़का भागता हुआ पिता के पास पहुंचा और बोला, बाबूजी, मैट्रिक में पहले दर्जे से पास हुआ हूं, फर्स्ट डिवीजन। ये वो दौर था जब देहात में मैट्रिक पास खोजे से नहीं मिलते थे और फर्स्ट डिवीजन तो बहुत दूर का सपना होता था। जिले में उंगलियों पर गिने जाने लायक स्टूडेंट्स। बड़ी उपलब्धि थी, लड़के के लिए भी, पिता के लिए भी। लड़के को लेकर पिता गांव के जमींदार के पास पहुंचे खुशखबरी देने के लिए। सोचा कि अगर गांव का बड़ा घर सहारा दे देगा तो लड़का आगे भी पढ़ जाएगा। लड़के ने बड़े उत्साह के साथ जमींदार को बताया, मैट्रिक का इम्तिहान पहले दर्जे से पास हुआ हूं। खाट पर लेटे जमींदार ने जवाब दिया, पहले दर्जे से पास हुए हो, अच्छी बात है, चलो अब गोड़ दबाओ। लड़के को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके दिमाग में शब्द दाग दिए हो, जैसे जानवरों को दागा जाता है, चलो गोड़ दबाओ। इस घटना के 32 साल बाद इस लड़के के गोड़ मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे टिके थे। जिन्हें पैर दबाने, गोरू चराने, बेगार करने के काबिल समाज के कथित उच्च वर्ग ने समझा था, वो अब देश चला रहे थे। 3 दशक के छोटे वक्त में लड़के ने अपने सामने जमाना बदलते देख लिया था। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री में आज बात कर्पूरी ठाकुर की। वो मुख्यमंत्री जिसने पिछड़ों को सूबे की सियासत के केंद्र में खड़ा कर दिया। वो मुख्यमंत्री जिसकी ईमानदारी की वदंती की शक्ल में आज भी कही और सुनी जाती है। वो मुख्यमंत्री जिसने मंडल कमीशन से 1 दशक पहले सूबे में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। ये साल 1974 था। जेपी की रहनुमाई में शुरू हुए बिहार छात्र आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। आगे की रणनीति क्या हो, इस सवाल पर जेपी के पटना के कदम कुआं स्थित आवास पर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कांग्रेस संगठन, समाजवादी और जनसंघ, हर सियासी रंग के लोग जमा हुए। साथ में थे चंद्रशेखर, जो इस मीटिंग के लिए खास दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इन सब के बीच बेहद आम सा दिखने वाला एक शख्स भी मीटिंग में पहुंचा। लोगों की नजर पहले उनकी शक्ल पर गई और फिर कुर्ते पर। यह व्यक्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका कुर्ता फटा हुआ था। जब चंद्रशेखर की उन पर नजर गई तो उन्होंने मीटिंग में मौजूद बाकी लोगों से कहा, अपनी जेब से कुछ पैसे निकालिए। सबने अपनी जेब से 150 रुपए निकाले। इन्हें इकट्ठा करके चंद्रशेखर ने इन शख्स के आगे रखा और कहा, कर्पूरी जी, जाइए और अपने लिए भी कुछ सोचिए, कुछ कुर्ते तो सिलवा ही लीजिए। इस घटना के गवाह रहे पत्रकार सुरेंद्र किशोर की माने तो कर्पूरी ठाकुर ने बड़े संकोच के बाद ये पैसे स्वीकार किए। कर्पूरी ठाकुर बेहद साधारण परिवेश से उठकर सत्ता प्रतिष्ठानों तक पहुंचे थे, इसलिए सत्ता में होते हुए भी उनकी शख्सियत में प्रभु वर्ग का पाखंड नहीं घुस पाया था। 1952 में वो पहली दफा विधायक बने। 1953 में एक भारतीय विधि निर्माताओं के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने। ये प्रतिनिधि मंडल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना था। उस दौरे के बारे में कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर बताते हैं। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि बाबूजी के पास एक ठीक कोट तक नहीं था। वो विधायक थे, उन्हें डेलीगेशन के साथ जाना था और ऐसे में उन्हें कोट उधार मांगना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के मौसम को लेकर ज्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन बाद में इसी प्रतिनिधि मंडल को यूरोप जाना था और वहां की ठंड तो सब जानते थे। ऐसे में जो उधार का कोट था वो पहनकर कर्पूरी ठाकुर विदेश पहुंच गए। और विदेश में क्या हुआ? जब वो युगोस्लाविया पहुंचे तो वहां कड़ाके की ठंड में उन्होंने कोट पहना। ये कोट पहनकर वो युगोस्लाविया के उस वक्त के राष्ट्रपति मार्शल टीटो से मिले। जब टीटो ने ये देखा तो उन्होंने फौरन कर्पूरी ठाकुर को एक नया कोट उपहार के तौर पर दिया। कर्पूरी ठाकुर के सादेपन और ईमानदारी के ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन क्या वो सियासत के खटकर्मों से भी इसी तरह से सादेपन के साथ गुजर पाए? नहीं। राजनीतिक विद्वान कहते हैं
कि सियासत के मामले में कर्पूरी ठाकुर की कोई सानी नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर की सियासत समझने के लिए आइए दाखिल होते हैं 1970 के साल में। फरवरी 1970 बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता रामानंद तिवारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को एक खत लिख रहे थे। ये खत सूबे में पैदा हुए ताजा सियासी संकट के हवाले से था और खत का मजमून क्या था? द फाउंडेशनल एफिस ऑफ जनसंघ इज कम्युनल टेंशन एंड हेट्रेड। इट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर एसएसपी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद जनसंघ। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इज ओनली अ मीन्स एंड नॉट द एंड। इट लुक्स लाइक that we have started considering it as an end। तब बोलो आप ये कि जनसंघ जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई जा सकती, इसलिए संसोपा सूबे में सरकार बनाने की पहलकदमी नहीं करेगी। पर माजरा सिर्फ इतना था क्या? इस कहानी की शुरुआत 1969 के विधानसभा चुनाव से हुई। इस चुनाव में बिहार की जनता ने किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। खंडित जनादेश था, सत्ता की उठापटक थी। नतीजे के 4 महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल चुके थे और जुलाई 1969 में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। इस विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी पक्ष को चाहिए थे 160 विधायक और विपक्ष उसकी गणित क्या थी? संगठन कांग्रेस के 58, संसोपा के 52, जनसंघ के 34, साथ में कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक। संगठन कांग्रेस की तरफ से सरदार हरिहर सिंह एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सरकार चलाने की असफल कोशिश कर चुके थे और ऐसे में गेंद अब संसोपा के पाले में थी। इस घटक दल में लेफ्ट भी शामिल थे। रामानंद तिवारी के नाम पर सहमति बन रही थी, लेकिन उनकी ही पार्टी का एक धड़ा उनके खिलाफ हो गया। ये धड़ा था कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले पिछड़े विधायकों का। उनका तर्क था कि पिछड़ा पाए 100 में 60 का नारा देने वाली संसोपा मुख्यमंत्री के पद पर एक ब्राह्मण को कैसे बिठा सकती है। लेकिन इस तर्क को कभी सार्वजनिक रूप से कहा नहीं गया। कहा तो यह कहा गया कि जनसंघ जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार कैसे बनाई जा सकती है, पार्टी न बिखरे। इसलिए रामानंद तिवारी ने अपने कदम, अपनी महत्वाकांक्षाओं को फौरी तौर पर पीछे खींच लिया और फिर इस मौके को लपका दारोगा प्रसाद राय ने। दारोगा प्रसाद राय दूसरी कांग्रेस, इंदिरा वाली कांग्रेस के नेता थे। उनके साथ 60 विधायक थे। उन्होंने दूसरे विपक्षी विधायकों को साथ लिया और लगभग 1 बरस तक सरकार चलाई। उनके साथ प्रसोपा थी, झारखंड पार्टी थी और सीपीआई थी। लेकिन 1970 के दिसंबर में दारोगा प्रसाद राय की अल्पमत की सरकार गिर गई। जब सरकार गिरी तो नए सिरे से कवायद शुरू हुई और वैसे सरकार का गिरना दुखान से ज्यादा प्रहसन जैसा था। एक बस कंडक्टर के चक्कर में सरकार 10 महीने में गिर गई थी। पूरी कहानी दारोगा प्रसाद राय वाले एपिसोड में सुनिएगा। फिलहाल तो बात यह है कि संसोपा के सामने दूसरी दफा सरकार बनाने का मौका आया। दिसंबर 1970 में जैसे ही दारोगा प्रसाद की सरकार गिरी, संसोपा विधायक दल के नेता रामानंद तिवारी, उनकी जगह कर्पूरी ठाकुर विधायक दल के नेता बन गए और तब कर्पूरी ठाकुर ने उसी कांग्रेस ओ, दूसरे छोटे घटक दल और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जी वही कर्पूरी ठाकुर जो 8 महीने पहले जनसंघ के साथ की बात पर सैद्धांतिक विरोध कर रहे थे, अब जनसंघ के समर्थन से खुश थे। 22 दिसंबर 1970 को पहली दफा कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इस घटनाक्रम को याद करते हुए रामानंद तिवारी के बेटे शिवानंद तिवारी ने एक बात कही। उनका कहना था कि जब यह तय हो गया कि संसोपा सरकार नहीं बनाएगी, तब बाबूजी कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। मुझे याद तो नहीं कि कहां गए, लेकिन बिहार से बाहर थे और इसी बीच जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाने का खेल हो गया। कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी और इस मंत्रिमंडल में कुछ दिनों बाद रामानंद तिवारी भी शामिल हुए। उन्हें पुलिस महकमे का मंत्री बनाया गया। यह सरकार लगभग 6 महीने रही और इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब सरकार को समर्थन दे रहे सभी घटक दलों को संतुष्ट करने के लिए कर्पूरी जी को 7 हफ्ते के भीतर 5 दफा मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। उनके मंत्रियों की संख्या बढ़ते बढ़ते 41 तक पहुंच गई। अजब फॉर्मूले चलते थे सरकार बचाने के। 3 निर्दलीय विधायक हैं, एक को मंत्री बना सकते हैं, कैसे तय करें? तो पर्ची डाली गई, जिसके नाम की पर्ची निकली, कर्पूरी जी ने उसको शपथ दिलवा दी। ये पर्ची एक महंत के नाम की निकली थी। वो किस्सा फिर कभी। फिलहाल तो बात यह है कि 41 मंत्रियों के बाद भी सरकार के विवाद थम नहीं रहे थे।
इन सब के बीच मई 1971 में विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस आर ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया और तब कर्पूरी ठाकुर ने अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने की एक और कोशिश नाकामयाब हुई। कर्पूरी ठाकुर के इस पहले कार्यकाल की क्या उल्लेखनीय घटना थी? राज्य सचिवालय में शामियाना लगाकर बेरोजगार इंजीनियरों को सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाना। लंबे समय से राज्य सरकार ने इंजीनियरों की बहाली नहीं की थी। बहुत से नौजवान इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे थे, लिहाजा कर्पूरी ठाकुर ने एक ही दिन सचिवालय में सबको अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिए। ये उस समय का अभिनव प्रयोग था। साल 1967 बिहार के उप मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और एक कमरे के बाहर बैठे आम मुलाकाती की तरह इंतजार कर रहे थे। इस बीच कमरे के भीतर से एक आदमी निकल कर आ रहा है और कहा, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, वो नहीं मिलेंगे। इस मुलाकाती का नाम था कर्पूरी ठाकुर और नासाज तबीयत वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी को इत्तला देने वाले शख्स का नाम था उर्मिलेश झा। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए धक्का था। 9 सूबों में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई थी। संवित सरकारों का लोहिया की प्रेरणा से दौर शुरू हुआ और इस पूरी कवायद के केंद्र में जो लोहिया थे, उन्होंने सब सरकारों को 2 सुझाव दिए थे। पहला, अंग्रेजी के विरोध में सुझाव कि मैट्रिक की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करी जाए ताकि गांव के लड़के भी पढ़ाई पूरी कर सकें। और दूसरा, जो अलापकर जोत है 6 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों से लगान न लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोहिया इसी बात से नाराज रहे और तभी कर्पूरी उनसे मिलने पहुंचे। उर्मिलेश झा उस समय राम मनोहर लोहिया के निजी सहायक हुआ करते थे। जब उन्होंने लोहिया को बताया कि कर्पूरी जी मिलने आए हैं तो लोहिया ने साफ इनकार कर दिया। उर्मिलेश बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर लोहिया को मनाने की बहुत कोशिश की और आधे घंटे बाद वो कर्पूरी जी के पास लौटे और कहा, डॉक्टर साहब बीमार हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समझ गए कि उनके राजनीतिक बॉस का संदेश क्या है। बिना मिले पटना लौटे और काम पर जुट गए। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिक्षा का महकमा भी संभाल रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। अब अंग्रेजी का इम्तिहान होता था लेकिन उसके नंबर जोड़े नहीं जाते थे, ना इसके आधार पर पास फेल होता था। इसके अलावा उन्होंने मिशनरी स्कूलों में भी हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। अंग्रेजी में शिक्षा तब तक एलीट वर्ग के कब्जे में थी। गांव देहात के छात्रों का बड़ा तबका संसाधनों की कमी के चलते फेल होता था। अब इन छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर खुल गए। उस समय जो छात्र मैट्रिक पास कर गए उनके लिए एक जुमला चलने लगा, कर्पूरी डिवीजन का। दूसरा काम लोहिया का बताया, अलाप कर जोत पर कर माफी। उसके लिए कैबिनेट की सहमति जरूरी थी। लोहिया के कहे को कौन टालता? सबने लोहिया का कहा माना और ये सहमति आसानी से मिल गई और लोहिया के दोनों वचन कर्पूरी ने पूरे कर दिए। दिसंबर 1977 मधुबनी के फुलपरास विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहां से जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रसाद यादव जीते थे 34,993 वोटों के बड़े अंतर से। लेकिन उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया ताकि सूबे के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए सीट खाली की जा सके। इस हाई वोल्टेज चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की गाड़ी अचानक से हिचकोले खाने लगी क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के सिंबल पर उतर गए थे राम जयपाल यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री। इस विधानसभा में 35,000 के लगभग यादव बिरादरी के वोट थे और ये निर्णायक थे। कांग्रेस ने इसी बिरादरी से उम्मीदवार उतारा तो चुनाव फंस गया। कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री चरण सिंह समेत सूबे के सब कैबिनेट मंत्री प्रचार में उतरे। 18 दिसंबर के दिन वोटिंग हुई। वोटिंग में तनाव साफ महसूस किया जा रहा था। पर्यवेक्षकों ने कहा कि सरकारी स्तर पर खूब मैनेजमेंट भी हुआ। इस देश के एक बड़े नौकरशाह पीसी अलेक्जेंडर अपनी किताब पोल्सिंग इन इंडिया इन द न्यू मिलेनियम में लिखते हैं, फुलपरास उपचुनाव में बिहार सरकार के कई मंत्री कैंप कर रहे थे। चुनाव के दिन उनकी सरकार की एक महिला मंत्री ने बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी पर रौब झाड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानते क्या मुझे, मैं बसंती हूँ। और इस पर पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, मैं भी गब्बर सिंह हूँ। खैर, ये तो हंसी ठिठोली की और राजनीतिक दबाव की बात हो गई। कर्पूरी ठाकुर ये चुनाव जीतने में सफल रहे और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर छाए संकट के बादल एक बार के लिए छट गए। लेकिन दूसरी दफा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। 1977 के लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस हारी, बुरी तरह हारी।
इस चुनाव में जीत हासिल की कई विपक्षी दलों के गठजोड़ ने। सोशलिस्ट पार्टी, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय लोकदल और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इन सब के मर्जर से बनी जनता पार्टी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी ने सत्ता संभालते ही इस आधार पर 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया कि लोकसभा चुनाव के जनादेश से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता इन कांग्रेसी राज्य सरकारों से असंतुष्ट है। जून 1977 में इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए और सभी में जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। बिहार में 1974 में परसीमन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। इस परसीमन में विधानसभा सीटों की संख्या भी 318 से बढ़कर 324 कर दी गई थी। इन 324 सीटों में जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो 2/3 बहुमत हासिल किया, 218 सीटें हासिल की। फिर सवाल उठा, अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार जनता पार्टी में उस दौर में 3 धड़े थे। पहला जनसंघ का, इस धड़े से कैलाशपति मिश्र अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे। दूसरा धड़ा कांग्रेस ओ का, इसने सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम आगे किया। और तीसरा सबसे बड़ा गुट लोकदल का, और इसका नेतृत्व कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर। केंद्र से नानाजी देशमुख को पटना भेजा गया जनसंघ के नेता, ताकि बिना किसी सियासी खून खराबे के ताजपोशी हो जाए। नानाजी ने सबसे पहले तो अपनी पार्टी के कैलाशपति मिश्र की उम्मीदवारी खत्म की। इसके पीछे केंद्र के स्तर पर हुआ एक फॉर्मूला, एक सहमति थी। ये फॉर्मूला हुआ था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में जो जनसंघ के नेता हैं वो चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार, यूपी और हरियाणा में लोकदल के घटक के मुख्यमंत्री। लिहाजा कैलाशपति मिश्र पीछे हो गए। अब मुकाबला था सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बीच। सत्येंद्र नारायण सिंह राजपूतों के बड़े नेता थे। कांग्रेस धड़े का, संगठन का उनके पास समर्थन था। ऐसे में नानाजी देशमुख ने दोनों के बीच समझौते की कोशिश की, पर सब नाकामयाब रहा। आखिरी में तय हुआ कि वोटिंग के बजाय एक एक विधायक से मिलकर रायशुमारी की जाए। एक और चीज थी इन सबके बीच जो कर्पूरी के पक्ष में काम कर रही थी, जेपी का आशीर्वाद। नतीजा उनके पक्ष में गया और कर्पूरी ठाकुर दूसरी दफा, आखिरी दफा बिहार के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। अक्टूबर 1978 मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने में अभी 1 दशक से ज्यादा का वक्त था, लेकिन बिहार में अगले पिछड़े की राजनीति उबाल पर थी और इसकी वजह मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट। इस कमीशन की सिफारिशों पर अमल करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने सूबे में पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, ओबीसी के लिए जो 20% आरक्षण तय किया गया था उसमें भी 2:3 का अनुपात रखा गया, यानी 2 भागों में बांटा गया दबंग पिछड़े वर्गों को, यादव, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य समुदाय, और 8% के इनके अलावा जो बाकी थे उनके लिए 3 के रेशियो में रखा गया। इसमें खुद कर्पूरी ठाकुर आते थे और हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय की दूसरी पिछड़ी जातियां, इनके लिए 12% कोटा, 8% में दबंग जातियां पिछड़े वर्ग की और 12% में अति पिछड़ी जातियां। इसके बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया। जगह जगह कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। पिछड़े वर्ग के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे इस आंतरिक भेदभाव के खिलाफ, और सवर्ण तो कर ही रहे थे। जनता पार्टी के अंदर भी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ माहौल बनने लगा। यहाँ तक कि जिस जनसंघ के घटक ने कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग दिया, उसी के अधिकांश विधायक उनके खिलाफ हो गए और सड़क पर विरोध का यह आलम था कि मुख्यमंत्री को गालियां दी जा रही थी। इस घटना पर रोशनी डालते हुए इंडियन एक्सप्रेस के पटना ब्यूरो चीफ, असिस्टेंट एडिटर और राइटर संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड, स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर के इतने खिलाफ हो गए कि जाति सूचक नारे लगाने लगे। मसलन कर्पूरी, कर्पूरा, छोड़ गद्दी, उठा उस तरह। कर्पूरी अपने फैसले पर इसके बावजूद टिके रहे, लेकिन एक और फैसला था जिस पर टिके रहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये फैसला था जमीन की हदबंदी का। 1952 में जब कर्पूरी पहली दफा विधायक बने तब उन्होंने विधानसभा में जमीन की हदबंदी पर प्राइवेट मेंबर बिल टेबल पर रखा था। जाहिर है ये बिल पास नहीं हुआ, लेकिन अब कर्पूरी 2/3 बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री थे, लिहाजा उन्होंने जमीन हदबंदी कानून को पास करवाने का फैसला किया। ये होता तो जमीन पर मिल्कियत की सीमा तय होती। इस बिल के जरिए बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों में बांटी जाती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की 3 प्रभुत्वशाली जातियां, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, उनके पास भी बड़ी तादाद में जमीन थी। जनता पार्टी के विधायकों में इस बिरादरी के खूब विधायक थे। इसके अलावा अगली जातियों का विरोध तो लाजमी था। ऐसे में कर्पूरी अपनी मंशाओं के बावजूद आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाए। बहुत बाद में जब उनके करीबी प्रोफेसर उदयभान त्रिपाठी ने इस हवाले से उनसे सवाल किया तो कर्पूरी ठाकुर का जवाब था कि मेरी ही कैबिनेट में पिछड़ी जाति के कई मंत्री
इस बिल के विरोध में मेरी हत्या कर देते। इसका शाब्दिक अर्थ न निकाला जाए, विरोध के परिमाण के स्तर पर अर्थ निकाला जाए। 11 अप्रैल 1979 का दिन जमशेदपुर के बाहरी इलाके में दो बसाहट हुआ करती थी। पहला सबीर नगर, दूसरा दिमना बस्ती। सबीर नगर मुस्लिम बाहुल्य इलाका, दिमना बस्ती में आदिवासी। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने दिमना बस्ती से रामनवमी के दिन झांकी निकालनी शुरू की, जो कि सबीर नगर से गुजरती थी। 1978 की रामनवमी में इस मौके पर हल्की झड़प हुई। एक साल बाद दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। झांकी निकली और दंगे हो गए। जमशेदपुर में ये दंगे 3 दिन तक चले और कुल 108 लोगों की जान गई। जमशेदपुर के दंगे कर्पूर ठाकुर के सियासी ताबूत की जैसे आखिरी कील साबित हुए हो। अप्रैल 1979 के पहले सप्ताह में बिहार जनता पार्टी का झगड़ा भी बढ़ चुका था। इतना कि कैबिनेट के कई मंत्री सरकार से इस्तीफा दे चुके थे। जनता पार्टी के विधायक दल के अधिकांश विधायक कर्पूरी ठाकुर के अब खिलाफ थे और इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बिहार के विधायकों की राय जानने के लिए पार्टी के नेता समर गुहा को पटना भेजा। 19 अप्रैल 1979 को समर गुहा ने विधायक दल की बैठक बुलाई और इसमें उभर कर सामने आया कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ ज्यादातर विधायक हैं और उनके समर्थक 30 से ज्यादा नहीं। स्पष्ट था, नेता भरोसा खो चुका था अपने विधायकों का। इसलिए कर्पूरी ठाकुर ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उसी दिन शाम को राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। फिर रामसुंदर दास की सरकार बनी। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई, पहले दिल्ली में और फिर पटना में। और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर का विपक्ष के नेता के तौर पर करियर शुरू हो गया। वो विधानसभा चुनाव में बतौर जनता दल सेकुलर उम्मीदवार चुनाव में उतरे। एक बार फिर से अपने पुराने क्षेत्र ताजपुर से जीते और विपक्ष की राजनीति करने लगे। इंका के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे और 46 विधायकों वाली जनता एस के कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष थे। तारीख थी 5 मार्च 1979। पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोर्ट के कामकाज की शुरुआत आम दिनों की तरह हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां हंगामा हो गया। 35 साल की नेपाली स्कूल टीचर प्रेमलता राय ने मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर बलात्कार का इल्जाम लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद बिहार के सियासी इलाकों में हंगामा मच गया। प्रेमलता राय ने एफआईआर में जो बातें लिखी वो इस तरह से थी। भारत में इमरजेंसी के दौरान कर्पूरी ठाकुर कुछ दिनों तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रोफेसर एस.एन. वर्मा के घर में रुके थे। उसी घर में मैं भी रहती थी। 20 जुलाई 1975 को मैं एक शादी समारोह में गई और रात में नशे की हालत में वापस लौटी। नशे की हालत में ही घर में रह रहे कर्पूरी ठाकुर ने मेरा रेप किया। मेरे होश आने पर वो पकड़े गए और तब उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। इस एफआईआर में प्रेमलता राय ने बिहार सरकार के मंत्री महावीर प्रसाद, जनता पार्टी के नेता वैद्यनाथ पांडे और बिहार के डीजीपी राजेश्वर लाल का नाम भी दर्ज कराया और कहा कि ये सब लोग मुझ पर मामले को दबाने के लिए अलग अलग तरह से दबाव बना रहे हैं। इसके बाद इस मुद्दे पर खूब सियासत हुई, राजनीतिक गलियारों में और चौक चौराहे पर। उधर कोर्ट में इस मामले पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई शुरू हुई। लगभग 1 साल तक मामला चला और 7 मई 1980 को कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया कि यह मुकदमा कर्पूरी ठाकुर की इमेज खराब करने के इरादे से दायर किया गया था। इसके पीछे कोई आधार नहीं था। हालांकि इससे पहले मार्च 1980 में प्रेमलता राय ने कोर्ट में अपना बयान भी बदल दिया था और कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने मेरा रेप नहीं किया था, मैं नशे की हालत में थी और मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 1980 के विधानसभा चुनाव के बाद कर्पूरी का जादू घटने लगा था। 1984 का लोकसभा चुनाव आया। इस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर अपनी सियासी करियर की पहली हार का सामना करते हैं। इंदिरा की हत्या के बाद हो रहे सहानुभूति के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर लोकदल के टिकट से समस्तीपुर से मैदान में उतरे। उनके सामने थे इंदिरा कांग्रेस के रामदेव राय। रामदेव ने 1 लाख से भी ज्यादा के मार्जिन से कर्पूरी को हराया। कर्पूरी को लगा कि सांसदी तो नहीं मिली, अब विधायकी बचा ली जाए। लोकसभा के कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने थे। कर्पूरी 1952 से 1980 तक लगातार ताजपुर विधानसभा से जीते थे, लेकिन इस सीट पर यादव वोटर निर्णायक थे और 1984 में यादव वोटरों के नेता रामदेव राय के खिलाफ वो हार चुके थे। ऐसे में कर्पूरी ने अपनी सीट बदलने का फैसला किया।
अब वो सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके में चले गए और यहां से 1985 का चुनाव जीत भी गए। उनकी पार्टी लोकदल को 1985 में फिर से विपक्षी दल का ही तमगा मिला, कुल 42 सीटें मिली। ऐसे में वो फिर से नेता प्रतिपक्ष हो गए। लेकिन अभी कर्पूरी को और भी बुरे सियासी दिन देखने थे। लोकदल विधायकों में अति पिछड़े वर्ग के विधायकों की संख्या कम थी और आधे से ज्यादा विधायक संपन्न पिछड़े वर्ग के थे और इसमें भी यादव विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा। तब अनूप लाल यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये सब लोकदल के विधायक हुआ करते थे। इसमें से यादव विधायकों का नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर के लगातार खिलाफ हो रहा था। उन्हें लगता था कि संख्या में हम ज्यादा हैं तो कर्पूरी ठाकुर अब तक नेता क्यों बने हुए। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि लालू प्रसाद पीछे पीछे अक्सर कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा करते थे। ऐसे में एक बदलाव हुआ। 12 अगस्त 1987 को विधानसभा के अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने कर्पूरी ठाकुर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन लिया और उनकी जगह अनूप लाल यादव को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया। इस मामले को याद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा ने लोकदल के कुछ विधायकों से यह लिखवा लिया कि वो कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता नहीं मानते। शायद शिवचंद्र झा की कर्पूरी ठाकुर से कोई निजी खुन्नस रही हो। इस मामले पर कर्पूरी ठाकुर ने राजभवन में विधायकों की परेड करवाई, हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो आखिर अध्यक्ष ठहरे। एक दावा यह भी कि इस मुद्दे पर शिवचंद्र झा कहा करते थे कि मुझे तो 32 के आगे की गिनती ही नहीं पता। 324 सदस्यों वाली विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% होना, यानी 33 विधायकों का होना अनिवार्य था। कर्पूरी ठाकुर इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत फिर से हासिल करने में लगे रहे, लेकिन वक्त ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और उनकी सियासत, उनकी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। देह बीत गई, लेकिन उनके सियासी फॉर्मूले और उनकी सियासत के वारिस अभी भी सक्रिय हैं। यह है मुख्यमंत्री ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज। अगले एपिसोड में एक नए किरदार की कहानी, बिहार के कुछ और सियासी बदलावों की कहानी।